Let's talk about third type of relation, which is called transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन कहता क्या है? कहता है रिलेशन आर ऑन सेट ए is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. कह रहा है एक रिलेशन को ट्रांजिटिव में तब बोलूँगा जब AB R को बिलोंग करे, BC भी R को बिलोंग करे, इम्प्लाइज AC भी बिलोंग करे R के. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी रिलेशन में AB मौजूद है और BC मौजूद है तो ट्रांजिटिव होने के लिए उस रिलेशन में AC भी मौजूद होना चाहिए. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. जैसे एक सेट है मेरे पास A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 1 3. एक रिलेशन R लिखा मैंने जिसमें एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 2 3 एंड 1 3. नाउ लेट्स सी क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. उसको चेक करने के लिए क्या देखते हैं, मेरे को 1 2 दिख रहा है और 2 3 दिख रहा है. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, AB दिख रहा है और फिर BC, यानी कि जहाँ पे AB खत्म हो रहा है, जहाँ पे ये AB खत्म हो रहा है वहीं से BC स्टार्ट हो जाए. राइट, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट शुड बी सेम एज दी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट. अगर AB है और BC है तो AC भी मौजूद होना चाहिए. लेट्स सी क्या मतलब होता है इस बात का. अगर 1 2 दिख रहा है तो मैंने A मान लिया 1 को और 2 को मान लिया B. अब A हो गया 1, B हो गया 2, अब 2 3 दिख रहा है तो ये भी B क्या होगा 2 और 3 क्या हो जाएगा C. तो क्या मैं ऐसे बोल दूँ 1 2 और 2 3 मेरे रिलेशन में मौजूद है, यानी कि AB और BC मेरे रिलेशन में मौजूद है और मेरे को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 1 क्या है जिसकी वैल्यू A थी और C क्या है 3. तो क्या मैं ऐसे बोल दूँ AB नज़र आ रहा है, BC नज़र आ रहा है, इम्प्लाइज AC भी नज़र आ रहा है. सो इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड BC ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज AC भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर. राइट, दोबारा देखते हैं इसको. 1 2 है, फिर 2 से ही स्टार्ट होता हुआ एक और ऑर्डर्ड पेयर है 2 3. अब हमें क्या चाहिए 1 और 3. तो मैंने अपने रिलेशन में सर्च करा क्या 1 3 मौजूद है मेरे रिलेशन में, तो जी हाँ 1 3 भी रिलेशन में मौजूद है. सो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है. हम सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए इसको चेक करते हैं. मैं दोबारा लिखता हूँ इसी सेम एग्जाम्पल को. 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है. सो 1 2 2 3 और 1 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB BC और AC मौजूद हैं, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है. सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, बाकियों के लिए भी चेक करते हैं. नाउ अब जो मैं चेक करूँगा वो 2 3 पे चेक करते हैं. मेरे को 2 3 नज़र आ रहा है, मेरे को चाहिए क्या AB अगर है तो मेरे को BC भी चाहिए. राइट, अब AB है और BC है, दैट मीन्स अगर 2 3 है तो मेरे को क्या चाहिए 2 3 अगर मेरे को रिलेशन में नज़र आ रहा है तो मेरे को 3 समथिंग चाहिए. राइट, ढूंढते हैं अपने रिलेशन में क्या मेरे पास कहीं पे 3 समथिंग है, तो जवाब मिलेगा नहीं, मेरे पास तो 3 समथिंग है ही नहीं. तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्या ये कंडीशन आ गई कि ट्रांजिटिव नहीं बचा. तो दोबारा से अपनी स्टेटमेंट पे चलते हैं. क्या बोल रहा है, इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद करें तो मतलब ये निकलता है कि अगर AB रिलेशन में है और BC रिलेशन में है. ऐसा कब होगा, अगर AB तो रिलेशन में है पर BC ही रिलेशन में नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड B डज नॉट बिलोंग टू any other ordered pair. B does not belong to any other ordered pair का मतलब मेरे पास ये है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं B कॉमा समथिंग. द ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट्स विद B. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कॉमा डाल के B लिख दो, ऐसा नहीं, B से स्टार्ट होना चाहिए. यानी कि
इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी से स्टार्ट होता हुआ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे को रिलेशन में नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलते हैं, तब भी ये जो है सेट जो है, ये जो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव कहलाता है। सो इन शॉर्ट मैं दो बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे ट्रांजिटिव के बारे में। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी नहीं है, बी सी है ही नहीं रिलेशन में, तब भी मैं क्या बोलूँगा, मेरा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। एक और बार समझते हैं इस बात को कि ए बी तो है बट बी कॉमा समथिंग रिलेशन में है ही नहीं। सो दैट मीन जो मेरे पास जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा रिलेशन तब भी ट्रांजिटिव कहलाता है। तो या तो ये तीनों बातें ट्रू हो जाए या सेकेंड वाली बात फॉल्स हो जाए तो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। तो हम इसको दो एस्पेक्ट से देखेंगे, फर्स्ट ए बी बी सी ए सी, या ए बी है और बी सी है ही नहीं है, ये दो बातें हैं। अब चलिए दोबारा चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो कि एग्जाम्पल था 1 2 2 3 1 3। मैं 1 2 के बारे में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि 1 2 2 3 1 3 है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 3। दोबारा से लिखते हैं इसको, सेम एग्जाम्पल को, 1 2 2 3 1 3। अब 2 3 के बारे में, अब मेरे को 2 3 नज़र आ रहा है, सो मैंने इसको ए बी मान लिया। अब मेरे को 3 कॉमा समथिंग नज़र आ ही नहीं रहा, पूरे रिलेशन में 3 कॉमा समथिंग मिसिंग है। तो कौन सी वाली बात हो गई है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन की दूसरी वाली बात हो गई कि ए बी तो है पर बी सी है ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो मेरे को ये वाला एलिमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं देता। दैट मीन्स 2 3 से मेरे रिलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ट्रांजिटिव कहला जा सकता है, कहा जा सकता है, राइट। सेम गोज विद 1 3। अब 1 3 को अगर मैं गौर से देखूं, अगेन 1 3 का भी देखूं, तो मेरे को स्टार्टिंग में 3 कॉमा समथिंग चाहिए, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट 3 कॉमा समथिंग तो रिलेशन में है ही नहीं। तो 1 3 के साथ भी कौन सी वाली बात हो रही है कि ए बी तो है पर बी सी रिलेशन में मौजूद नहीं है। सो दैट मीन्स तीनों ही जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो मेरे ट्रांजिशन की, ट्रांजिटिव वाली की कोई ना कोई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। है तो दोनों सेम ही बात कि अगर ए बी है, बी सी है और ए सी है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी कि या कि अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हमने साथ में ध्यान में रखनी है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 2 3 1 3 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। हमने सभी ऑर्डर्ड पेयर को देखा गौर से। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 2। 1 2 लिखा मैंने, 3 2 लिखा, 2 3 लिखा, 1 2 लिख दिया, 1 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 3 लिख देते हैं इसको। चलिए अब हर ऑर्डर्ड पेयर की दोबारा से बात करेंगे। नाउ लेट्स सी 1 2 के बारे में। अगर मैं 1 2 को अपना ए बी मान रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, बी सी की जरूरत है। लेट्स सी बी सी कौन हो सकता है, ये हो नहीं सकता, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट चाहिए मेरे को। नाउ दिस विल बी योर बी सी 2 3, दिस इज योर बी सी। अब आपके पास ए बी भी दिख रहा है, बी सी भी दिख रहा है, तो अब क्या चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, अब हमें ए सी चाहिए। ढूंढते हैं ए सी रिलेशन में, ए सी के हिसाब से मेरे को 1 3 चाहिए। सो लेट्स सी 1 3 है, तो जी हाँ 1 3 भी है। सो दैट मीन्स ये वाला पेयर ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 1 2 से आगे चलते हैं, 1 2 से आगे चलते हैं, 3 2 की बात करते हैं। नाउ लेट्स सी, अब मेरे को 3 2 नज़र आ रहा है, तो ये मेरा अब ए बी ये हो गया, और मेरे को क्या नज़र आ रहा है, अब मेरे को 2 से स्टार्ट होता हुआ 2 3 भी नज़र आ रहा है, और ये अब मेरा क्या हो गया, बी सी हो गया। सो दैट मीन्स अगर ए बी है और बी सी भी मौजूद है तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ए सी चाहिए। और इसको अगर मैं गौर से देखूं ए सी को, तो अब मेरे को 3 3 की तलाश है। क्या मेरे को मेरे रिलेशन में 3 3 नज़र आ रहा है, तो जी नहीं, मेरे को रिलेशन में 3 3 नज़र नहीं आ रहा। सो दैट इज़ वाई मैं क्या बोलूँगा, ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न बिल्कुल यही लिखेंगे दैट 3 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 3 does not belong to R, as AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belong to R। इस बिहाफ पे मैं क्या बोलूँगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, R is not transitive। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक रिलेशन R है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 3 1 3 एंड 3 3। नाउ लेट्स सी क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है।
अगेन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि हम हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे बिफोर टेलिंग कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। जहाँ हमें एक कंडीशन मिल गई विच इज़ इनफ टू से कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, वहाँ पे रुक जाएंगे। अगर ये पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आगे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। सो पेयर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 1 है तो अगर मैं इसको ए बी बोल रहा हूँ, नाउ दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 1 2, राइट। 1 1 है 1 2 है तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ए सी चाहिए। और ए सी क्या है, ए सी क्या होगा, ए 1 है सी 2 है तो ए सी क्या हो जाएगा 1 2। देखो 1 2 है, जी हाँ 1 2 बिल्कुल है, डजेंट मैटर ये ऑर्डर्ड पेयर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 दिख रहा है ना, जी हाँ दिख रहा है। तो 1 1 वाला जो पेयर है आपके पास वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, राइट। ऐसे ही आप 1 1 दिख रहा है, आप 1 3 से भी चेक करेंगे। 1 1 दिख रहा है और 1 3 भी दिख रहा है, सो ये ए बी है ये बी सी है। तो अगर मैं ए सी लिखना चाहूँ तो जी हाँ मैं ए सी में क्या लिखूंगा, अगेन 1 एंड 3। 1 3 है, जी हाँ बिल्कुल है 1 3। सो दैट मीन्स 1 1 से ना तो मेरे को 1 1 1 2 से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना मेरे को 1 1 1 3 से कोई प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे अगर ए बी ए है बी सी है तो ए सी भी यही बन रहा है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ए बी ए है बी सी है, ए सी अगेन 1 3 बन रहा है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो 1 1 नाम के ऑर्डर्ड पेयर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नाउ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास 1 2। 1 2 देखते हैं। 1 2 के साथ का मेरे को एलिमेंट नजर आ रहा है 2 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ रही होगी। 1 2 के साथ 2 3 ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे 1 2 खत्म हो रहा है वहीं से जो ऑर्डर्ड पेयर शुरू हो रहा है वो मेरी रिक्वायरमेंट है, ए बी देन बी सी। सो 1 2 जो है 2 पे खत्म हो रहा है तो मैं एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढूंगा जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है, 2 3 है। सो 2 3 लिख लिया। अब अगर ये ए है ये बी है ये बी है ये सी है तो मेरे को ए सी के लिए 1 3 की रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स सी 1 3 मौजूद है तो जी हाँ 1 3 बिल्कुल मौजूद है। सो दैट मीन्स 1 2 से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 1 2 भी मेरा ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेयर नंबर 3 जिसका नाम है 2 3। अगेन 2 3 लिखा है, ये ए बी हो गया। अब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे को नजर आ रहा है वो 3 3। सो 3 3 का नाम मैं बी और सी रखने वाला हूँ। सो बी और सी नाम रखने के बाद अब मेरे को ए सी जो चाहिए वो ए सी मेरे को चाहिए 2 3। नाउ लेट्स सी 2 3 मेरे रिलेशन में मौजूद है तो जी हाँ बिल्कुल 2 3 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स इससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ना 1 1 1 2 से हो रही है, ना 1 1 1 3 से हो रही है, ना 1 2 2 3 से हो रही है, ना 2 3 3 3 से हो रही है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ऐसे ही फटाफट से नेक्स्ट चलते हैं जो कि 1 3 है, फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर 1 3। अगेन एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा हो तो बिल्कुल वो दोबारा से 3 3 बन जाता है। सो दिस इज ए बी बी सी देन अगेन आई नीड ए सी, यानी कि मेरे को 1 3 चाहिए। 1 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर रिलेशन, सो दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। लास्ट जो है वो 3 3 है, राइट। तो अगर ये ए है और ये बी है, अब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जो कि 3 से शुरू हो रहा है तो आपको मिलेगा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर तो 3 3 है भैया, राइट। सो ये बी सी हो गया, इसका ए सी बनाओगे तो ये 3 3 बनेगा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको चेक करने की इतनी ज़रूरत थी भी नहीं। 3 3 है और 3 किसी और से रिलेटेड नहीं है, अपना तो है ही ना, और किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पे आ जाता है कि ए बी है और बी किसी और से बिलोंग कर ही नहीं रहा है, राइट। सो दैट इज़ वाई ये 3 3 भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, दोबारा से देखते हैं इसको, अच्छे से समझ आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर ये एग्जाम्पल हमें समझ आ गया तो हम ट्रांजिटिव में कंफ्यूज नहीं होते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल में थे 1 1 1 2 2 3 1 3 एंड 3 3। तो हमने क्या देखा कि 1 1 है, 1 1 के साथ 1 2 है और फिर मेरे को क्या चाहिए था 1 2। सो 1 2 वॉज प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम। 1 2 पे आए, 1 2 के साथ मेरे को 2 3 और 1 3 दिख गया, सो नो प्रॉब्लम अगेन। सो 2 3 के साथ 2 3 3 3 देन यू हैव 2 3 ऑल्सो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 3 के साथ आपको 3 3 मिल गया और 1 3 3 3 के बाद आपको 1 3 चाहिए था विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम काम 3 3 है, 3 3 को लिख दिया, उसके बाद 3 और किसी से है ही नहीं रिलेटेड, वो तो यूज़ हो गया ना एक 3, और किसी से रिलेटेड है ही नहीं। सो दैट्स वाई ये वाला सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाता है, तो तब भी ये ट्रांजिटिव होता है। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, 3 3 है फिर 3 3 है, ए सी करोगे तो वापस से 3 3 आ जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो दैट इज वाई सारे ही जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हेंस आई कैन से आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, राइट। सो ये कुछ मतलब था ट्रांजिटिव रिलेशन का। हमने कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखे, हमने रिलेशन जब पढ़ा था
तो हमने रिफ्लेक्सिव में भी देखे थे, सिमेट्रिक में भी देखे थे। अब थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी मौजूद हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे अपनी, तो उसमें एक रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या रिलेशन लिखा हुआ है उसमें। उसमें लिखा हुआ है, एक रिलेशन लिखा हुआ है एक्स और वाई में, वेयर एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। रिलेशन की बात करें, ये वही रिलेशन है जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं रिलेशन। यहाँ पे एलिमेंट्स का रिलेशन है, रियल लाइफ में इंसानों का रिलेशन होता है। तो अब वो क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर है एक्स वाई, एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, दो इंसान हैं। अब उसने बोला है एक्स इज फादर ऑफ वाई, और वो मेरे से पूछ रहा है कि बता दो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सबसे पहले कि क्या रिफ्लेक्सिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद करते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अगर आपके पास एक सेट में 10 एलिमेंट हैं 1 से लेकर 10 तक, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, 10 के 10 एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ, यानी कि 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन अप टू 10 10। ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, सिर्फ तभी मैं बोल सकता हूँ कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। राइट, अब इस पे चलते हैं। यहाँ पे अब एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सेट जो है वो ह्यूमंस का सेट है। राइट, अब ऐसा हो गया कि अब रिफ्लेक्सिव कहलाने के लिए क्या मैं ऐसे बोल दूं, फॉर R to be reflexive, x comma x must belong to R for all x belongs to A। अगर आप किसी रिलेशन A पे डिफाइन कर रहे हैं, किसी सेट A पे डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन R को, तो उसके हर एलिमेंट को फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू A x कॉमा x मस्ट बिलोंग टू R, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बोलती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है x इज फादर ऑफ y, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, अगर मेरे को रिलेशन जो बनाना है वो x कॉमा x में बनाना है, तो यानी कि ये जो y नजर आ रहा है उसको x से रिप्लेस कर देते हैं, तो डेफिनेशन में भी x को y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो हो गया x इज फादर ऑफ x। ध्यान रहे ये जो x है वो अब एक आदमी है, आप इसको अपने आप से रिप्लेस करके देख सकते हैं। मेरी बात हो रही है, अब मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा नाम x है तो कहने से x इज फादर ऑफ x, ये तो वही बात होगी कहने से आई एम फादर ऑफ माई सेल्फ। कितनी अजीब सी बात है। राइट, x कैन नॉट बी फादर ऑफ x, एक इंसान अपना फादर नहीं कहला सकता। बहुत इलॉजिकल सी स्टेटमेंट है, इस बात में कोई सेंस नहीं है। राइट, सो दैट इज वाई दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दैट्स वाई आई कैन से दिस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम डेफिनेशन में चले, डेफिनेशन का उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अब क्वेश्चन में रिलेशन था कि x इज फादर ऑफ y, तो अब अगर मेरे को किसी का रिलेशन, यानी कि अगर मेरा नाम x है तो x इज फादर ऑफ x, अब मैंने लॉजिकली सोचा x इज फादर ऑफ x, हाउ कैन दिस बी ट्रू। सो अगर ये लॉजिकली फॉल्स है तो दैट मीन्स ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता फॉर x कॉमा x। राइट, सो दैट इज वाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। राइट, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन याद करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती थी इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है तो उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये था कि x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। अब जब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं ना, तो हम ये क्या मानते हैं कि ये जो पहला है, जो इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R है, ये हम एज्यूम करते हैं ये ट्रू है। ठीक है, मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ ये ट्रू है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। अब अगर एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करता है तो आई कैन से एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। राइट, अब चेक करते हैं। देखिए क्या करना है, फर्स्ट जो था इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हम लेट करेंगे। जो स्टेटमेंट है वाई एक्स, ये हम चेक करेंगे। तो लेट कर लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। नाउ लेट्स चेक वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। अगर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है, कुछ नहीं करना, आपने बस उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। तो जब क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, कब, जब एक्स कॉमा वाई लिखा था। अब जब मैं वाई कॉमा एक्स लिखूंगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वाई इज फादर ऑफ एक्स, वाई इज फादर ऑफ एक्स। नाउ लेट्स चेक क्या ये बात ट्रू हो सकती है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, वाई इज फादर ऑफ एक्स। अब लॉजिकली सोचते हैं
हमने क्या एज्यूम करा, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि x जो है वो y का फादर है। तो क्या ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? इफ x इज फादर ऑफ y देन y इज फादर ऑफ x इज एब्सोल्युटली फॉल्स। y जो है y इज सन ऑफ x, राइट? इफ x is father of y then y is son of x. So you cannot say y is father of x. So जो स्टेटमेंट थी y is father of x, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि फादर काट के सन लिख दिया। नो, y is father of x एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिसका आंसर हम देंगे नो, दिस इज फॉल्स। नाउ दिस इज फॉल्स, तो आई कैन से दैट r is not symmetric. आपने रिलेशन नहीं चेंज करना है, रिलेशन अभी भी फादर वाला ही है। तो अगर x y का फादर है तो क्या y x का फादर हो सकता है? दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, राइट? चलिए सेम काम ट्रांजिटिव पे चेक करेंगे। सेम काम हम ट्रांजिटिव पे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव की अगेन एक बार डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। देन अगेन जैसे सिमेट्रिक में था, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम पहली जो स्टेटमेंट थी उसको एज्यूम करते थे कि वो ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते थे। अब ये जो इफ वाली दो स्टेटमेंट्स है, अब इसको एज्यूम कर लेंगे ट्रू है। नाउ लेट्स सी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका ये मतलब हो गया एक्स इज फादर ऑफ वाई। ऑल्सो लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जो भी इफ में जो अगर वाली चीज होती है ना, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो ट्रू है। सो लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वाई इज फादर ऑफ जेड। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो मैं लिखने वाला हूं, जो मैं चेक करना चाहता हूं, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक बार लिख लेते हैं एक्स इज फादर ऑफ जेड, पर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं कि क्या ये बात है या नहीं है। नाउ लेट्स चेक, इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, ये तो ट्रू हो सकता है ना कि एक्स इज फादर ऑफ वाई और वाई जो इंसान है वो भी किसी और जेड का फादर है। नाउ लेट्स चेक, क्या एक्स इज फादर ऑफ जेड होगा? एक मैं छोटे से डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीन आदमी है, मैं बोल रहा हूँ ये x है, ये y है, ये z है। एक फैमिली ट्री बना देते हैं छोटा सा। x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, तो क्या बोल सकते हो x इज फादर ऑफ z? जी नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब x क्या है? x z का ग्रैंड फादर हो गया है। x y का फादर है, y z का फादर है, तो x और z में क्या रिलेशन है? फादर सन का रिलेशन है? जी नहीं, उनके बीच में ग्रैंड फादर ग्रैंड सन का रिलेशन है। सो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? जी नहीं, आप नहीं बोल सकते दैट x इज फादर ऑफ z, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सो हेंस आई कैन से r इज नॉट ट्रांजिटिव। सो ये जो रिलेशन था x इज फादर ऑफ y वाला, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है, राइट? मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल क्लियर होगा। आप बिल्कुल इसको लॉजिकली सोचेंगे कि x कैनॉट बी फादर ऑफ x। सबसे पहली चीज डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, भाई x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब x रिलेशन में होने के लिए मेरे को स्टेटमेंट में चाहिए होगा x इज फादर ऑफ x, विच इज नॉट पॉसिबल, सो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होने के लिए एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो भैया सोचो, अगर एक्स वाई है यानी कि एक्स फादर ऑफ वाई है, तो अब अगर एक्स फादर ऑफ वाई है तो वाई फादर ऑफ एक्स नहीं हो सकता, वाई जो है वो एक्स का सन हो जाता है। सो ये रिलेशन फॉल्स हो गया है। थर्ड ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, तो अगर एक्स वाई है यानी कि एक्स फादर ऑफ वाई है, वाई जेड है यानी कि वाई फादर ऑफ जेड है, तो एक्स इज फादर ऑफ जेड cannot be true because x is now grandfather of z. So ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये भी आपके एक एनसीईआरटी से ही मैं एग्जाम्पल लूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, रिलेशन लिखा हुआ है आर एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। नाउ लेट्स चेक, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। लेट्स चेक, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले। अगेन ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एग्जांपल समझ आ रहे हैं तो आप एलिमेंट्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक,
एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? लेट्स चेक। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है। सो अगर मैं लिख रहा हूँ रिलेशन में एक्स कॉमा एक्स, तो मेरी स्टेटमेंट बदल के क्या हो जाएगी? एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। तो सोचते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ये x है और ये x है, दे लिव इन सेम लोकेलिटी, तो एक ही इंसान की बात हो रही है ना। अगर एक ही इंसान की बात हो रही है तो एक इंसान सेम ही जगह पे रहेगा एक समय पे, दो अलग अलग जगह पे तो एक टाइम पे रह नहीं सकता। सो इफ समबडी आस्क कि x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, तो जब सेम इंसान की बात हो रही है सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इज ट्रू। सेम इंसान की बात हो रही है, सेम लोकेलिटी की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल ही ट्रू बात है। इसको एग्जाम्पल अगर मैं दूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, मान लो ये जो x है वो रहता है आपके हरिनगर में, राइट। और फिर कोई और आदमी पूछे कि भैया ये x कहाँ रहता है, तो उसने भी जवाब क्या दिया? ये भी हरिनगर में ही रहता है। तो सेम इंसान की बात हो रही है और सेम लोकेलिटी की बात हो रही है, तो यू कैन इजीली से x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, ये एक ही बात होती है, राइट। तो लोकेलिटी इनकी सेम ही रहेगी, सेम इंसान की बात हो रही है। सो दिस रिलेशन R वुड बी रिफ्लेक्सिव। Now let's talk about symmetric. Symmetric के लिए if xy belongs to R implies yx belongs to R, तो अगर मैं लेट कर लूँ लेट xy belongs to R है, यानी कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, y कॉमा x belongs to R मेरे को चेक करना होता है, सो दैट मीन्स y एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसके आगे, फिर चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो भैया सोचते हैं कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है, यानी कि एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में है, तो अगर मैं बोल दूं वाई और एक्स सेम लोकेलिटी में है, तो जी हाँ ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर राम और श्याम हरिनगर में रहते हैं, तो मैं बोल दूं श्याम और राम हरिनगर में रहते हैं, तो क्या गलत हो गया क्या? जी नहीं, बिल्कुल सेम है। राम श्याम हरिनगर में रहते हैं, ठीक है, तो श्याम और राम भी तो हरिनगर में ही रहते हैं, तो जी हाँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दैट मीन्स R is symmetric, right? So this is symmetric. Now let's talk about transitive now. Transitive के लिए again if xy belongs to R, yz belongs to R implies xz belong to R. Now let's check xy अगर belong कर रहा है R को, so that means x and y live in सेम लोकेलिटी, ठीक है, लेट किया है हमने। yz अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो y एंड z ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। नाउ लेट्स चेक xz बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स x एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी एंड अ क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स चेक क्या xz रहते हैं, तो अगेन लॉजिकली सोचते हैं x और y हरिनगर में रहते हैं, y और z भी हरिनगर में रहते हैं, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं ना। एक्स वाई हरिनगर में रहते हैं, वाई जेड हरिनगर में रहते हैं, तो अगर मैं बोलूँ एक्स जेड कहाँ रहते हैं, तो जी मैं बोलूँगा एक्स जेड दोनों ही हरिनगर में ही रहते हैं। सो दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लिख के देखते हैं एक बारी, एक्स हरिनगर में रह रहा है और एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, दैट मीन्स वाई भी हरिनगर में रह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है वाई जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, तो अगर वाई हरिनगर में रह रहा है तो जेड भी कहाँ रह रहा है? हरिनगर में रह रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स और जेड भी हरिनगर में रह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, एक्स और जेड दोनों ही सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, हेंस दिस इज ट्रांजिटिव। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चलिए एक एग्जाम्पल लास्ट और लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। रिलेशन इज एक्स कॉमा वाई, x is 7 centimeter taller than y. x is 7 centimeter taller than y. Now let's check reflexive के लिए थोड़ा सा वर्बली करते हैं इसको। अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को क्या बोलना चाहिए? x कॉमा एक्स रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ x कॉमा एक्स है तो मेरे को लिखना पड़ जाएगा x is 7 centimeter taller than x। तो चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पढ़ के ही लग रहा है स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फॉल्स है। x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन हिमसेल्फ। मेरी हाइट
मेरे से ही 7 सेंटीमीटर बड़ी या छोटी, जाहिर सी बातें नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। x कैनॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन हिमसेल्फ, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, सो दैट मीन्स x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन y। yx को चेक करते हैं, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन x और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सोच कर देखते हैं, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो मान लेते हैं x की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, तो y की हाइट कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 163 सेंटीमीटर होगी। x की जो हाइट है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन x? तो चेक करो इनको देख के, क्या मैं बोल सकता हूँ y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन x? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मैं क्या बोलूँगा, y इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन x। भाई x अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो y छोटा हुआ ना, बड़ा कैसे हो सकता है वो भी। सो दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। सेम गोज विद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। वाई जेड अगर रिलेशन में है तो मैं बोल रहा हूँ y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z। नाउ लेट्स चेक एक्स जेड के लिए, क्या मैं बोल सकता हूँ x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z? चेक करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर x की हाइट 170 सेंटीमीटर है और वो बोल रहा है x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो जाहिर सी बात है y की हाइट 163 सेंटीमीटर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है y z बिलोंग्स टू r, यानी कि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। y की हाइट अगर 163 सेंटीमीटर है तो z की हाइट जाहिर सी बात है 156 सेंटीमीटर होगी। y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो अब आपको चेक करके बताने की क्या x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z, x की हाइट 170 है, z की हाइट 156 सेंटीमीटर है, तो कैन यू से x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z? जी नहीं, आप ये बात नहीं बोल सकते दैट x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z। आप ये बोलेंगे x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर दैन z। सो अगर ये स्टेटमेंट कोई आपको बोल रहा है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन z, तो आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो ये रिलेशन x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन y ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।